नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है बहू ने सासू माँ के मायके का मजाक उड़ाया। जिस मायके को बहू हर दिन गरीब, पिछड़ा और बेकार कहकर हंसी उड़ाती थी, उसी मायके से एक दिन ऐसा आदमी उनके घर आया जिसने पूरे परिवार की सोच बदल दी। जिस सास को वह हमेशा नीचा दिखाती रही, उसी सास की चुप्पी के पीछे एक ऐसा त्याग छिपा था जिसे सुनकर घर का हर सदस्य शर्म से सिर झुकाने पर मजबूर हो गया। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब बहू को पता चला कि जिन लोगों को वह तुच्छ समझती थी, उन्हीं की वजह से उसका अपना परिवार बरसों पहले एक बहुत बड़े संकट से बच पाया था। आखिर सास ने अपने मायके का सच इतने सालों तक क्यों छुपा कर रखा? कौन था वह अनजान मेहमान जो घर आते ही सबकी जिंदगी बदल गया? और ऐसा कौन सा राज सामने आया जिसने बहू की आंखों से घमंड का पर्दा हमेशा के लिए हटा दिया? एक ऐसी भावुक कहानी जो रिश्तों की असली कीमत समझाएगी और शायद आपकी आंखें भी नम कर दे। दोस्तों, आप ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं? कृपया कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। सूरज की हल्की किरणें आंगन में फैल रही थी। घर में सुबह की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। रसोई में सासू माँ शारदा देवी चुपचाप सबके लिए नाश्ता बना रही थी। उनकी आदत थी कि चाहे कोई उनकी तारीफ करे या नहीं, वे अपने कर्तव्य में कभी कमी नहीं छोड़ती थी। दूसरी ओर उसकी बहू कृतिका अपने कमरे में बैठी मोबाइल चला रही थी। कृतिका पढ़ी लिखी और आधुनिक सोच वाली लड़की थी, लेकिन उसके भीतर एक कमी थी। उसे अपनी आर्थिक स्थिति पर बहुत घमंड था। वह अक्सर लोगों को उनके पैसों और हैसियत से आंकती थी। शारदा देवी का मायका एक छोटे से गांव में था, जहां उनके भाई खेती करके जीवन चलाते थे। परिवार ईमानदार था, लेकिन बहुत अमीर नहीं था। कृतिका को यही बात सबसे ज्यादा खटकती थी। जब भी गांव से कोई फोन आता या शारदा देवी अपने मायके की बात करती, कृतिका व्यंग भरी मुस्कान के साथ कुछ न कुछ ऐसा कह देती जिससे शारदा देवी का दिल दुख जाता। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। शारदा देवी अपने छोटे भाई मधुसूदन से फोन पर बात कर रही थी। फोन रखते ही उनके चेहरे पर खुशी थी, क्योंकि गांव में उनकी भतीजी की पढ़ाई पूरी हो गई थी। उन्होंने खुशी खुशी यह बात सबको बताई, लेकिन कृतिका हंसते हुए बोली, माँ जी, आपके गांव में भी पढ़ाई होती है? मुझे तो लगता था वहाँ आज भी लोग बैलगाड़ी से ही दुनिया देखते होंगे। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। शारदा देवी ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई। बेटे, निशांत को यह बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसने माहौल खराब होने के डर से कुछ नहीं कहा। कृतिका यही नहीं रुकी। उसने आगे कहा, वैसे भी गरीब लोगों की पढ़ाई का क्या फायदा? आखिर में तो खेती ही करनी है ना। शारदा देवी ने धीरे से कहा, बेटी, इंसान की कीमत उसके पैसों से नहीं, उसके संस्कारों से होती है। लेकिन कृतिका ने उनकी बात अनसुनी कर दी। अगले कुछ दिनों तक वह बार बार मायके को लेकर ताने मारती रही। कभी गांव के कपड़ों को मजाक उड़ाती, कभी वहां के लोगों को पिछड़ा बताती। शारदा देवी हर बार चुप रह जाती। उन्हें अपने मायके से बहुत प्यार था, लेकिन उन्होंने कभी किसी को अपनी तकलीफ नहीं बताई। एक शाम पड़ोस की कुछ महिलाएं घर आईं। बातचीत के दौरान किसी ने शारदा देवी के मायके के बारे में पूछा। इससे पहले कि शारदा देवी कुछ कहती, कृतिका हंसते हुए बोली, अरे मत पूछिए, वहां तो शायद आज भी समय रुक गया है। महिलाओं ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन शारदा देवी के दिल पर यह बात तीर की तरह लगी। उस रात उन्होंने खाना भी ठीक से नहीं खाया। अपने कमरे में जाकर वे पुराने संदूक के सामने बैठ गई। उन्होंने उसमें एक पुरानी तस्वीर निकाली, जिसमें उनके पिता, माँ और भाई साथ खड़े थे। तस्वीर को देखते हुए उनकी आंखें भर आईं। वे जानती थी कि उनका मायका गरीब जरूर था, लेकिन वहाँ प्यार और सम्मान की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने तस्वीर को सीने से लगाया और धीरे से बोली, काश लोग समझ पाते कि गरीबी शर्म की बात नहीं होती। उधर कृतिका को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिन लोगों का वह मजाक उड़ा रही है, उन्हीं लोगों से जुड़ा एक ऐसा सच है जो उसकी पूरी सोच बदलने वाला था। और यह सच बहुत जल्द उसके सामने आने वाला था। अगली सुबह घर का माहौल सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन शारदा देवी के मन में एक अजीब बेचैनी थी। रात भर वे ठीक से सो नहीं पाई थी। कृतिका की बातें बार बार उनके कानों में गूंज रही थी। उन्होंने कभी किसी से
शिकायत नहीं की थी, लेकिन इस बार उन्हें अपने मायके के अपमान का दर्द कुछ ज्यादा ही महसूस हो रहा था। दूसरी ओर कृतिका अपनी दुनिया में मग्न थी। उसे लगता था कि उसने कोई गलत बात नहीं कही। उसके अनुसार सच वही था जो पैसे और प्रतिष्ठा से तय होता है। उसी दिन घर की सफाई करते समय नौकरानी ने गलती से स्टोर रूम का एक पुराना संदूक बाहर निकाल दिया। संदूक बरसों से बंद पड़ा था। कृतिका की नजर उस पर पड़ी तो उसने उत्सुकता से उसे खोलने का फैसला किया। शारदा देवी उस समय मंदिर गई हुई थी। संदूक खुला तो उसमें पुराने कपड़े, कुछ तस्वीरें और कई लिफाफे रखे थे। कृतिका हंसते हुए बोली, देखते हैं गांव वालों का खजाना कैसा होता है। उसने एक पुराना लिफाफा खोला। उसमें कुछ दस्तावेज और एक पत्र था। पत्र के ऊपर लिखा था, शारदा दीदी के लिए। कृतिका ने पढ़ना शुरू किया। शुरुआत में उसे लगा कि यह कोई सामान्य चिट्ठी होगी, लेकिन जैसे जैसे वह पढ़ती गई उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। पत्र में लिखा था कि कई साल पहले जब निशांत बहुत छोटा था, तब उसके पिता का व्यापार पूरी तरह डूब गया था। घर बिकने की नौबत आ गई थी। उस समय शारदा देवी के मायके वालों ने अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचकर उनकी मदद की थी। उन्होंने यह बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि मदद का एहसान जताया जाए। कृतिका ने पढ़ना बंद कर दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने बाकी कागज देखने शुरू किए। उसमें जमीन बिक्री के दस्तावेज और बैंक रिकॉर्ड की प्रतियां थीं। सब कुछ साफ साफ साबित कर रहा था कि शारदा देवी के मायके ने इस परिवार को एक बहुत बड़े संकट से बचाया था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। कृतिका ने जल्दी से कागज समेटे और बाहर आई। दरवाजे पर लगभग 60 वर्ष का एक व्यक्ति खड़ा था। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन चेहरे पर आत्मविश्वास और सादगी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं मधुसूदन हूँ, शारदा दीदी का भाई। यही वही नाम था जिसे कृतिका अक्सर मजाक में लिया करती थी। कुछ क्षणों के लिए वह कुछ बोल नहीं पाई। उसने पहली बार महसूस किया कि जिन परिवार को वह हमेशा छोटा समझती रही, शायद वह उतना छोटा ही नहीं जितना उसने समझ लिया था। मधुसूदन अंदर आए और बैठक में बैठ गए। उनके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी, कोई नाराजगी नहीं थी। वे बार बार अपनी बहन की तारीफ कर रहे थे कि कैसे उसने पूरे परिवार को जोड़कर रखा। कृतिका उन्हें देख रही थी और उसके मन में अजीब सी हलचल चल रही थी। उसे पहली बार अपने शब्द याद आने लगे। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद उसने किसी ऐसे रिश्ते का अपमान किया है जिसकी गहराई वह कभी समझ ही नहीं पाई। लेकिन असली सच अभी बाकी था। मधुसूदन अपने साथ एक ऐसी खबर लेकर आए थे जो अगले ही दिन पूरे परिवार को हिला देने वाली थी। और वही खबर कृतिका की जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। मधुसूदन के घर आने के बाद वातावरण में एक अजीब सी गंभीरता आ गई थी। शारदा देवी जब मंदिर से लौटी और अपने छोटे भाई को सामने देखा तो उनकी आंखें खुशी में चमक उठी। दोनों भाई बहन वर्षों बाद इतने लंबे समय के लिए साथ बैठने वाले थे। मधुसूदन ने बहन के चरण छुए और हमेशा की तरह मुस्कुराकर बोले, दीदी अब भी पहले जैसी ही लग रही हो। शारदा देवी हंस पड़ी, लेकिन उनकी आंखों में नमी उतर आई। कृतिका दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि इन रिश्तों में कितनी सच्चाई है। शाम तक परिवार के सभी सदस्य मधुसूदन के साथ बैठकर बातें करते रहे। वे गांव की कहानियां सुना रहे थे, लोगों की मदद के किस्से बता रहे थे और हर बात में अपनी बहन का सम्मान करना नहीं भूल रहे थे। कृतिका को हैरानी हो रही थी कि जिन लोगों को वह पिछड़ा समझती थी, उनकी सोच कितनी साफ और बड़ी थी। रात के खाने के बाद मधुसूदन ने अचानक कहा, दीदी मैं इस बार सिर्फ मिलने नहीं आया हूँ, मुझे एक ज़रूरी बात भी बतानी है। उनकी आवाज़ सुनते ही सबका ध्यान उनकी ओर चला गया। उन्होंने अपने बैग से एक फाइल निकाली और धीरे से मेज पर रख दी। शारदा देवी ने हैरानी से पूछा, क्या बात है? मधुसूदन कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, दीदी बाबूजी की आखिरी इच्छा से जुड़ी बात है। यह सुनते ही शारदा देवी का चेहरा गंभीर हो गया। मधुसूदन ने बताया कि उनके पिता ने अपनी मृत्यु से पहले एक दस्तावेज तैयार करवाया था,
जिसे बरसों तक सुरक्षित रखा गया। उस दस्तावेज में लिखा था कि परिवार की एक पुरानी जमीन जो कभी बिक नहीं पाई थी, भविष्य में शारदा देवी के नाम रहेगी। वर्षों पहले उस जमीन की कोई खास कीमत नहीं थी, लेकिन अब उसी क्षेत्र में बड़ा औद्योगिक प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था। सरकार और निजी कंपनियों ने वहां जमीन खरीदनी शुरू कर दी थी। उस जमीन की कीमत अब करोड़ों में पहुंच चुकी थी। कमरे में बैठे सभी लोग स्तब्ध रह गए। निशांत को विश्वास नहीं हुआ। कृतिका ने तो जैसे सांस रोक ली। जिस मायके को वह हर दिन करीब कहती थी, उसी मायके की जमीन आज इतनी मूल्यवान हो चुकी थी। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि मधुसूदन ने आगे कहा, दीदी, बाबूजी ने कहा था कि यह जमीन तुम्हारी है। चाहे हम कितनी भी मुश्किल में रहें, इस पर तुम्हारा अधिकार रहेगा। शारदा देवी की आंखों में आंसू बह निकले। उन्हें याद आ गया कि कैसे उनके पिता हमेशा कहते थे कि बेटी शादी के बाद भी परिवार का हिस्सा रहती है। कृतिका के मन में उथल-पुथल मची हुई थी। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसके घमंड के शीशे पर पहली दरार डाल दी हो, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। मधुसूदन ने कहा, दीदी, जमीन की कीमत या पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि बाबूजी की डायरी में एक और बात लिखी मिली है। वह बात निशांत और उसके परिवार से जुड़ी है। सबकी नज़र उनकी ओर टिक गई। मधुसूदन ने बताया कि कई वर्ष पहले जब निशांत के पिता का कारोबार डूबा था, तब केवल जमीन बेचकर ही मदद नहीं की गई थी। उस समय पूरे गांव ने मिलकर भी सहयोग किया था। कई लोगों ने अपने गहने गिरवी रखे, कुछ ने अपनी बचत दी, कुछ ने बिना किसी उम्मीद के मदद की। किसी ने कभी यह बात बाहर नहीं आने दी। शारदा देवी की आंखें झुक गईं। उन्हें सब याद था, लेकिन उन्होंने कभी अपने बेटे को यह नहीं बताया था। निशांत की आंखें भर आईं। उसे पहली बार समझ आया कि उसका परिवार जिस सम्मान और स्थिरता के साथ आज खड़ा है, के पीछे कितने अनजाने लोगों का योगदान है। और कृतिका, वह चुप बैठी थी। उसके पास कोई शब्द नहीं थे। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसने जिन लोगों का मजाक उड़ाया, वे उससे कहीं बड़े दिल वाले थे। लेकिन अगले दिन एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उसके भीतर की सारी गलतफहमियों को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। अगली सुबह घर में असामान्य हलचल थी। मधुसूदन ने कहा था कि उन्हें दोपहर तक वापस गांव लौटना है। जाने से पहले वे सबको एक जगह ले जाना चाहते थे। किसी को समझ नहीं आया कि वे आखिर कहाँ ले जाना चाहते हैं। करीब 10 बजे पूरा परिवार उनकी गाड़ी में बैठ गया। लगभग 1 घंटे की यात्रा के बाद वे शहर के बाहरी इलाके में बने एक बड़े संस्थान के सामने पहुंचे। विशाल भवन देखकर कृतिका हैरान रह गई। प्रवेश द्वार पर बड़े अक्षरों में लिखा था, निर्मल जीवन सेवा सदन। मधुसूदन ने सबको अंदर चलने का इशारा किया। भीतर जाते ही कई बुजुर्ग, बच्चे और जरूरतमंद लोग दिखाई दिए। जगह साफ सुथरी थी और वहां काम करने वाले लोग पूरे सम्मान के साथ सभी की सेवा कर रहे थे। निशांत ने पूछा, मामा जी, यह जगह किसकी है? मधुसूदन मुस्कुराए, लेकिन जवाब नहीं दिया। वे सबको कार्यालय में ले गए। वहां दीवार पर लगी एक बड़ी तस्वीर देखकर शारदा देवी अचानक रुक गई। तस्वीर उनके दिवंगत पिता की थी। उसके नीचे लिखा था, मानवता सबसे बड़ा धन है। कृतिका हैरानी से सब कुछ देख रही थी। तभी संस्थान के प्रबंधक वहां आए और उन्होंने मधुसूदन को सम्मान पूर्वक नमस्कार किया। कुछ औपचारिक बातचीत के बाद उन्होंने कहा, अगर आज यह संस्था चल रही है तो उसका सबसे बड़ा श्रेय शारदा जी के परिवार को जाता है। यह सुनकर सब चौंक गए। प्रबंधक ने बताया कि वर्षों पहले गांव की वही जमीन जिसका एक हिस्सा बचा था, उससे होने वाली आय का बड़ा भाग जरूरतमंद लोगों की सेवा में लगाया जाता रहा। अनाथ बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की देखभाल और गरीब परिवारों की मदद के लिए लगातार धन दिया जाता रहा। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि यह सब बिना किसी प्रचार और नाम से किया गया। शारदा देवी के पिता चाहते थे कि मदद ऐसी हो जिसमें दिखावा ना हो। कृतिका के चेहरे का रंग बदल गया। उसे लगा जैसे कोई उसके भीतर बैठकर उसके पुराने शब्द दोहरा रहा हो, गरीब, पिछड़ा, बेकार। और अब वही लोग सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल रहे थे। तभी एक बुजुर्ग महिला लाठी के सहारे चलती हुई वहां आई। उन्होंने शारदा देवी का हाथ पकड़ लिया
और बोली, बेटी, तुम्हारे पिता की वजह से मेरा इलाज हुआ था, वरना मैं शायद आज जिंदा नहीं होती। कुछ ही देर में कई लोग वहां इकट्ठा हो गए। कोई पढ़ाई पूरी करने की बात कर रहा था, कोई अपने इलाज की, कोई अपनी नई जिंदगी की। हर कहानी में एक बात समान थी, किसी न किसी रूप में शारदा देवी के परिवार ने मदद की थी। कृतिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि असली अमीरी बैंक खाते में नहीं बल्कि उन दुआओं में होती है जो लोगों के दिल से निकलती है। वापसी के समय गाड़ी में कोई कुछ नहीं बोल रहा था। घर पहुंचने के बाद कृतिका सीधे अपने कमरे में चली गई। उसने आईने में खुद को देखा और उसे अपना ही चेहरा अजनबी लगने लगा। उसे याद आने लगा कि उसने कितनी बार शारदा देवी के मायके का मजाक उड़ाया था, कितनी बार उन लोगों को छोटा कहा था जिनकी सोच उससे कहीं ऊंची थी। उसी रात उसने फैसला कर लिया कि अब वह अपने किए की भरपाई करने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि माफ़ी मांगना आसान होगा, खुद को माफ़ करना नहीं। और आने वाले दिनों में उसे अपने भीतर की सबसे कठिन लड़ाई लड़नी थी। उस रात कृतिका की आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन उसके मन में बीते महीनों की हर बात किसी चलचित्र की तरह घूम रही थी। कभी उसे वह दिन याद आता था जब उसने पड़ोस की महिलाओं के सामने शारदा देवी के मायके का मजाक उड़ाया था। कभी वह पल जब उसने गांव वालों को पिछड़ा कहकर हंस दिया था। उस समय उसे अपनी बातों में कोई बुराई नहीं दिखी थी, लेकिन आज हर शब्द उसके दिल पर बोझ बनकर बैठ गया था। दूसरी ओर शारदा देवी हमेशा की तरह शांत थी। उन्होंने कभी बहू की शिकायत नहीं की, कभी बेटे के सामने उसका अपमान नहीं किया। यही बात कृतिका को सबसे ज्यादा बेचैन कर रही थी। अगर शारदा देवी चाहती तो घर में उसके खिलाफ माहौल बना सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आधी रात के करीब कृतिका चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकली, पानी पीने के लिए रसोई की ओर जा रही थी कि उसने देखा शारदा देवी पूजा वाले कमरे में बैठी हैं। उनके हाथ में माला थी और चेहरे पर वही शांति थी जो हमेशा रहती थी। कृतिका कुछ क्षण वहीं खड़ी रही। उसे लगा जैसे उसके कदम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। तभी शारदा देवी ने उसे देख लिया और मुस्कुराकर पूछा, नींद नहीं आ रही बेटी? बस इतना सुनते ही कृतिका की आंखें भर आईं। वह उनके पास जाकर बैठ गई। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर अचानक कृतिका फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कांपती आवाज में कहा, माँ जी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है। मैंने आपके मायके का मजाक उड़ाया, आपके अपने लोगों को छोटा समझा। मुझे माफ कर दीजिए। शारदा देवी ने उसकी ओर देखा। उनके चेहरे पर नाराजगी नहीं थी, केवल ममता थी। उन्होंने धीरे से उसका सिर अपने कंधे पर रख लिया और बोली, गलती इंसान से ही होती है बेटी, लेकिन गलती समझ जाना सबसे बड़ी बात होती है। कृतिका रोते हुए बोली, मैंने लोगों को पैसों से तोला, जबकि असली अमीरी तो आपके परिवार में थी। शारदा देवी ने लंबी सांस ली और कहा, बेटी, जीवन ने मुझे एक बात सिखाई है, जिसके पास सम्मान देने की आदत है वही सबसे अमीर होता है। पैसा कभी भी आ सकता है, जा सकता है, लेकिन संस्कार और इंसानियत जीवन भर साथ रहते हैं। उन शब्दों ने कृतिका के भीतर कुछ बदल दिया। पहली बार उसे लगा कि वह केवल माफी मांगकर अपने अपराध से मुक्त नहीं हो सकती। उसे अपने व्यवहार से साबित करना होगा कि वह सचमुच बदल चुकी है। अगले दिन सुबह उसने घर के सभी कामों में शारदा देवी का हाथ बटाना शुरू किया। पहले जहां वह अक्सर जिम्मेदारियों से बचती थी, अब हर काम खुद करने लगी। निशांत ने भी उसके इस बदलाव को महसूस किया, लेकिन कृतिका जानती थी कि असली परीक्षा भी बाकी है। उसने मन ही मन एक ऐसा फैसला कर लिया था, वह शारदा देवी के मायके जाकर उन लोगों से भी माफी मांगेगी जिनका उसने कभी सम्मान नहीं किया। उसे नहीं पता था कि गांव की वह यात्रा उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव बनने वाली है। कुछ दिनों बाद मधुसूदन का फोन आया। गांव में एक बड़ा सामुदायिक कार्यक्रम होने वाला था, जिसमें पूरे परिवार को आमंत्रित किया गया था। पहले अगर ऐसा निमंत्रण आता तो कृतिका कोई न कोई बहाना बनाकर जाने से बच जाती, लेकिन इस बार सबसे पहले उसी ने कहा, माँ जी, हम सब चलेंगे। शारदा देवी ने उसकी ओर देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। यात्रा वाले दिन सुबह सुबह पूरा परिवार
गांव के लिए रवाना हुआ। रास्ते भर कृतिका खिड़की से बाहर देखती रही। खेत, पेड़, छोटे-छोटे घर और मिट्टी की खुशबू उसके भीतर एक नई भावना जगा रही थी। गांव पहुंचते ही उसका स्वागत जिस आत्मीयता से हुआ, वह उसके लिए बिल्कुल नया अनुभव था। जिन लोगों को उसने कभी देखा भी नहीं था, वे उसे अपने परिवार का हिस्सा मानकर गले लगा रहे थे। किसी ने ठंडा पानी दिया, किसी ने घर का बना खाना, किसी ने प्यार से हाल चाल पूछा। वहाँ किसी को उसकी महंगी साड़ी या शहर की जिंदगी से फर्क नहीं पड़ता था। लोगों के लिए वह सिर्फ शारदा देवी की बहू थी और यही उसकी सबसे बड़ी पहचान थी। कार्यक्रम गांव के स्कूल के मैदान में आयोजित किया गया था। वहां सैकड़ों लोग मौजूद थे। मंच पर गांव के बुजुर्ग, शिक्षक और कई सम्मानित लोग बैठे थे। कृतिका ने देखा कि जब शारदा देवी और मधुसूदन मंच की ओर आगे बढ़े तो पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। वह हैरान रह गई। उसने कभी अपनी सास को इस नज़र से नहीं देखा था। उसके लिए वे केवल एक साधारण गृहिणी थी, लेकिन गांव वालों की नज़र में वे सम्मान और प्रेरणा का प्रतीक थी। कार्यक्रम के दौरान कई लोगों ने मंच से अपने अनुभव साझा किए। किसी ने बताया कि कैसे शारदा देवी के पिता ने उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया था। किसी ने कहा कि मुश्किल समय में उनके परिवार ने बिना किसी स्वार्थ के मदद की थी। एक बुजुर्ग शिक्षक ने कहा, इस परिवार की सबसे बड़ी खुशी यह है कि उन्होंने कभी अपने अच्छे कामों का ढिंढोरा नहीं पीटा। कृतिका की आंखें नम हो गईं। उसे महसूस हुआ कि उसने कितनी सतही सोच रखी थी। कार्यक्रम के अंत में गांव के प्रधान ने अचानक माइक पर उसका नाम पुकारा। कृतिका घबरा गई। वह मंच पर पहुंची तो प्रधान ने मुस्कुराकर कहा, तुम शारदा बहन की बहू हो, इसीलिए हमारे लिए बेटी जैसी हो। कुछ कहना चाहोगी? पूरे मैदान की नजरें उस पर टिक गई। कुछ पल तक वह चुप रही। फिर उसने कांपती आवाज में कहा, मैं आज यहाँ एक गलती स्वीकार करने आई हूँ। मैंने इस गांव और इस परिवार को समझने बिना इसके बारे में गलत धारणाएं बना ली थी। लेकिन आज मैं गर्व से कह लगती हूँ कि मुझे इस परिवार की बहू होने पर गर्व है। इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैदान में सन्नाटा छा गया। फिर फिर तालियों की आवाज गूंज उठी। शारदा देवी की आंखें भी भर आईं। उस पल कृतिका ने महसूस किया कि सम्मान पाने का सबसे अच्छा तरीका दूसरों को सम्मान करना है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी शाम गांव में एक ऐसी घटना होने वाली है जो उसके बदले हुए जीवन को एक नई दिशा देने वाली थी। और शारदा देवी के परिवार से जुड़ा एक और अनसुना सच सामने आने वाला था। गांव के कार्यक्रम के बाद शाम धीरे धीरे उतर रही थी। आसमान पर हल्का नारंगी रंग फैल चुका था और ठंडी हवा खेतों से होकर पूरे गांव में बह रही थी। कृतिका बरामदे में बैठी थी। दिन भर की घटनाओं ने उसके मन को पूरी तरह बदल दिया था। वह बार बार सोच रही थी कि इन लोगों को उसने कभी महत्व नहीं दिया, वे कितने बड़े दिल वाले निकले। तभी मधुसूदन अपने पुराने घर के एक कमरे में गए और कुछ देर बाद हाथ में एक मोटी पुरानी डायरी लेकर लौटे। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे। उन्होंने उसे बहुत संभाल कर रखा था। मधुसूदन ने शारदा देवी की ओर देखते हुए कहा, दीदी, बाबूजी की यह आखिरी डायरी है। शायद अब समय आ गया है कि इसमें लिखी आखिरी बात भी परिवार को बता दी जाए। यह सुनकर सबका ध्यान उनकी ओर चला गया। शारदा देवी कुछ क्षण चुप रहीं, फिर धीरे से सिर हिला दिया। मधुसूदन ने डायरी खोली और आखिरी पन्ने पर उंगली रख दी। वहां उनके पिता की लिखावट थी। उन्होंने पढ़ना शुरू किया, अगर कभी मेरे बच्चों को यह डायरी पढ़ने का मौका मिले तो उन्हें बता देना कि इंसान की पहचान उसके घर, कपड़े या धन से नहीं होती। पहचान इस बात से होती है कि उसके जाने के बाद कितने लोग उसे दुआ देते हैं। कमरे में खामोशी छा गई, लेकिन असली बात इसके बाद लिखी थी। डायरी में उल्लेख था कि वर्षों पहले गांव में भयंकर बाढ़ आई थी। उस समय कई परिवारों के घर उजड़ गए थे। शारदा देवी की शादी हो चुकी थी और वे शहर में रहती थी। जब उन्हें यह खबर मिली तो उन्होंने बिना किसी को बताए अपने सारे गहने बेच दिए और वह पैसा गांव में भेज दिया ताकि लोगों की मदद की जा सके। उन्होंने यह बात अपने पति तक को नहीं बताई थी। कृतिका स्तंभ रह गई। उसने अपनी सास को हमेशा एक साधारण महिला समझा था, लेकिन अब उसे पता चल रहा था कि उसके त्याग की गहराई इतनी बड़ी थी। मधुसूदन ने आगे पढ़ा कि
उस सहायता से कई परिवारों ने फिर से अपने घर बनाए, बच्चों की पढ़ाई जारी रखी और नई जिंदगी शुरू की। लेकिन शारदा देवी ने कभी किसी से इसका जिक्र नहीं किया। डायरी में एक और वाक्य लिखा था, सच्ची मदद वही होती है जिसे याद दिलाने की जरूरत ना पड़े। शारदा देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें अपने पिता की याद आ गई। कमरे में बैठे हर व्यक्ति की आंखें नम थीं। कृतिका ने धीरे से अपनी सास का हाथ पकड़ लिया। उसे महसूस हुआ कि वह जिस महिला के साथ बरसों से रह रही थी, उसे वास्तव में कभी जान ही नहीं पाई। उसी समय मधुसूदन ने डायरी के बीच में रखा एक लिफाफा निकाला। उसमें कुछ पुराने पत्र थे। उनमें से एक पत्र गांव के उन बच्चों का था जो आज बड़े होकर डॉक्टर, शिक्षक और अधिकारी बन चुके थे। सभी ने लिखा था कि उनकी पढ़ाई उस मदद की वजह से पूरी हो सकी थी। कृतिका ने पत्र पढ़े तो उसकी आंखें भर आईं। उसे पहली बार समझ आया कि एक इंसान बिना किसी शोर शराबे के कितनी जिंदगियां बदल सकता है। रात देर तक वह उन पत्रों को पढ़ती रही। हर पन्ना उसके भीतर के अहंकार को और छोटा करता जा रहा था। लेकिन अगली सुबह एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उसे केवल पछतावे से आगे बढ़ाकर सेवा और सम्मान के रास्ते पर ले जाने वाली थी। अगली सुबह गांव में सूरज उगा तो कृतिका के मन में भी जैसे एक नई सुबह जन्म ले चुकी थी। रात भर उसने बहुत सोचा। अब उसे केवल अपनी गलती पर पछतावा नहीं था, बल्कि वह ऐसा कुछ करना चाहती थी जिससे वह अपने व्यवहार की सच्ची भरपाई कर सके। नाश्ते के बाद वह अकेले गांव के स्कूल की ओर निकल गई। वही स्कूल जहां कल कार्यक्रम हुआ था। वहां कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे थे और कुछ पुराने कमरों में पढ़ाई कर रहे थे। स्कूल की इमारत मजबूत थी, लेकिन कई सुविधाओं की कमी साफ दिखाई दे रही थी। पुस्तकालय छोटा था, कंप्यूटर बहुत कम थे और कई बच्चों के पास पढ़ाई का पर्याप्त सामान भी नहीं था। प्रधानाचार्य ने जब उसे देखा तो आदर से अंदर बुलाया। बातचीत के दौरान कृतिका को पता चला कि गांव के कई होनहार बच्चे आर्थिक कारणों के आगे पढ़ाई नहीं कर पाते। यह सुनकर उसका दिल भर आया। उसे याद आया कि उसने कभी केवल पैसों के आधार पर लोगों को छोटा समझा था, जबकि यही बच्चे अवसर मिलने पर बहुत आगे जा सकते हैं। उसी समय उसने एक निर्णय लिया। शाम को जब पूरा परिवार आंगन में बैठा तब कृतिका ने सबके सामने कहा, मैं आप सबसे एक बात साझा करना चाहती हूँ। सब उसकी ओर देखने लगे। उसने गहरी सांस ली और बोली, मैंने जीवन में बहुत बड़ी गलती की। मैंने लोगों की कीमत उनके बैंक बैलेंस से लगाई, लेकिन इस गांव ने मुझे सिखाया है कि असली संपत्ति इंसानियत और शिक्षा है। इसीलिए मैं एक छात्रवृत्ति योजना शुरू करना चाहती हूँ जो हर साल गांव के जरूरतमंद और प्रतिभाशाली बच्चों की पढ़ाई में मदद करेगी। कुछ क्षण के लिए पूरा आंगन शांत हो गया। फिर मधुसूदन की आंखें चमक उठी। निशांत गर्व से अपनी पत्नी को देखने लगा। शारदा देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटी, आज मुझे लग रहा है कि मेरे बाबूजी की सीख सही हाथों तक पहुंच गई। कृतिका ने आगे कहा कि छात्रवृत्ति का नाम उसके या किसी बड़े व्यक्ति के नाम पर नहीं होगा, बल्कि गांव के उस अनजान लोगों के सम्मान से होगा जिन्होंने वर्षों पहले बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद की थी। यह सुनकर वहां बैठे सभी लोग भावुक हो गए। अगले कुछ घंटों में पूरे गांव में यह खबर फैल गई। लोग कृतिका की प्रशंसा इसलिए नहीं कर रहे थे कि वह पैसे दे रही थी, बल्कि इसलिए कि उसने अपनी गलती स्वीकार कर उससे सीख ली थी। रात को जब सब सोने की तैयारी कर रहे थे, तब शारदा देवी बरामदे में बैठी आसमान की ओर देख रही थी। कृतिका उनके पास जाकर बैठ गई। दोनों कुछ देर चुप रही। फिर शारदा देवी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब उनमें सम्मान जुड़ जाता है। कृतिका ने उनका हाथ थाम लिया। उसे महसूस हुआ कि आज उसने केवल अपनी सास का सम्मान नहीं पाया, बल्कि एक माँ का दिल भी जीत लिया है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ दिनों बाद शहर लौटने पर एक ऐसा अप्रत्याशित मोड़ आने वाला था जो इस पूरे परिवार को एक नई पहचान और नए उद्देश्य से जोड़ देगा। गांव से लौटने के बाद घर पहले जैसा नहीं रहा। दीवारें वही थी, लोग वही थे, लेकिन रिश्तों की गर्माहट बदल चुकी थी। कृतिका अब हर सुबह शारदा देवी की चरण छूकर दिन की शुरुआत करती थी। यह केवल एक रस्म नहीं थी,
बल्कि उसके भीतर आए बदलाव का प्रतीक था। निशांत भी अपनी माँ के साथ पहले से अधिक समय बिताने लगा था। उसे अब एहसास हुआ कि जिन त्यागों की बदौलत उसका जीवन बना, उनके बारे में उसने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। उधर गांव में शुरू की गई छात्रवृत्ति योजना की तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही थी। कृतिका हर सप्ताह गांव के स्कूल से संपर्क करती, बच्चों की पढ़ाई के बारे में जानकारी लेती और उनकी ज़रूरतें समझती। धीरे-धीरे उसे महसूस होने लगा कि दूसरों की मदद करने से जो संतोष मिलता है वह किसी भी महंगी चीज़ को खरीदने से नहीं मिलता। एक दिन शहर के एक स्थानीय समाचार पत्र में इस पहल के बारे में लेख प्रकाशित हुआ। उसमें किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि उस सोच की चर्चा की थी जिसने एक परिवार को बदल दिया था। कुछ ही दिनों में कई लोग इस योजना से जुड़ने लगे। किसी ने किताबें देने की पेशकश की, किसी ने कंप्यूटर तो किसी ने फीस भरने का जिम्मा लिया। यह देखकर शारदा देवी की आंखें बार-बार भर आती। उन्हें लगता था जैसे उनके पिता की वर्षों की पुरानी सीख अब एक नई पीढ़ी तक पहुंच रही है। एक शाम घर में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया। गांव के स्कूल के कुछ बच्चे और शिक्षक भी आए थे। कार्यक्रम के दौरान एक बच्ची मंच पर आई और बोली, अगर यह छात्रवृत्ति नहीं मिलती तो शायद मेरी पढ़ाई छूट जाती। अब मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। इसके शब्द सुनकर पहले हॉल में तालियां गूंज उठी। कृतिका की आंखें नम हो गईं। उसने उस बच्ची के अपना भविष्य नहीं बल्कि समाज का भविष्य देखा। तभी कार्यक्रम के अंत में मधुसूदन खड़े हुए। उन्होंने कहा, आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बरसों पहले हमारे पिता कहा करते थे कि धन खत्म हो सकता है लेकिन सम्मान की विरासत कभी खत्म नहीं होती। आज मुझे लग रहा है कि उनकी बात सच साबित हो गई। यह सुनकर सबकी नजरें शारदा देवी पर टिक गई। वे मुस्कुरा रही थी लेकिन उनकी आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। कृतिका ने महसूस किया कि असली विरासत जमीन, मकान या पैसा नहीं होती। असली विरासत वह सम्मान होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के दिलों में जीवित रहता है। उसी रात उसने अपनी डायरी में एक वाक्य लिखा, मैंने जीवन में बहुत देर से सीखा, लेकिन सही सीखा कि इंसान की ऊंचाई उसकी हैसियत से नहीं, उसके व्यवहार से मापी जाती है। उसे नहीं पता था कि अगले दिन शारदा देवी उससे ऐसी बात कहने वाली है जो इस पूरी यात्रा का सबसे भावुक और सुंदर अंत बनने वाली थी। अगली सुबह घर के आंगन में हल्की धूप फैली हुई थी। शारदा देवी तुलसी के पास दीपक जला रही थी। कृतिका उनके पास जाकर खड़ी हो गई। कुछ पल दोनों चुप रहीं, फिर शारदा देवी ने धीरे से कहा, बेटी, आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। कृतिका ने आदर से उनकी ओर देखा। शारदा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम इस घर में आई थी तब मैं हमेशा यही प्रार्थना करती थी कि एक दिन तुम मुझे केवल सास नहीं, माँ की तरह समझो। यह सुनते ही कृतिका की आंखें भर आईं। शारदा देवी ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, तुमने गलतियां की लेकिन उससे सीखा भी। हर इंसान से गलती होती है पर हर कोई उसे स्वीकार नहीं करता। यही तुम्हारी सबसे बड़ी अच्छाई है। कृतिका अब अपने आंसू नहीं रोक पाई। उसने झुककर शारदा देवी के पैर छू लिए और बोली, माँ, आपने मुझे माफ करके बहुत बड़ा उपकार किया है। शारदा देवी ने तुरंत उसे उठाकर गले लगा लिया। वर्षों की दूरी एक पल में खत्म हो गई। तभी निशांत भी वहां आ गया। उसने अपनी माँ और पत्नी को गले लगते देखा तो उसकी आंखें भी नम हो गईं। घर के बाकी सदस्य भी भावुक हो उठे। उस दिन पहली बार कृतिका ने महसूस किया कि परिवार केवल खून के रिश्तों से नहीं बल्कि सम्मान, विश्वास और प्रेम से बनता है। दोपहर को पूरा परिवार साथ बैठा था। बातचीत के दौरान शारदा देवी ने अपने पिता की एक बात दोहराई, अगर जीवन में कभी चुनना पड़े कि धन कमाना है या सम्मान, तो हमेशा सम्मान चुनना, क्योंकि धन तुम्हारे पास रहेगा लेकिन सम्मान तुम्हारे जाने के बाद भी लोगों के दिलों में रहेगा। वाक्य सुनकर सब चुप हो गए, मानो उस एक वाक्य में पूरी कहानी का सार छुपा था। समय बीतता गया, छात्रवृत्ति योजना बढ़ती गई। गांव के कई बच्चे आगे पढ़ने लगे। लोगों की मदद का सिलसिला जारी रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अब कृतिका जब भी किसी के बारे में राय बनाती तो उसके कपड़े, घर या आर्थिक स्थिति नहीं देखती थी। वह केवल उसका दिल देखने की कोशिश करती थी। बरसों बाद जब लोग इस परिवार की कहानी सुनते तो जमीन, संपत्ति या धन की चर्चा नहीं करते।
वे एक बहू के बदले हुए दिल, एक सास के धैर्य और एक परिवार की इंसानियत की बात करते। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि जिस बहू ने कभी सासू माँ के मायके का मजाक उड़ाया था, वही एक दिन उस मायके संस्कारों की सबसे बड़ी मिसाल बन गई। दोस्तों, किसी भी इंसान या परिवार की कीमत उसके पैसों से नहीं, उसके संस्कारों और कर्मों से होती है। अक्सर जिन लोगों को हम साधारण समझ लेते हैं, उनके त्याग और अच्छाइयों की गहराई हमारी सोच से कहीं ज़्यादा बड़ी होती है। सम्मान देना सीखिए, क्योंकि सम्मान ही वह धन है जो बांटने से बढ़ता है। दोस्तों, अब आपकी बारी है। कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, अगर आप कृतिका की जगह होते और अपनी गलती का एहसास होता तो सबसे पहले क्या करते? आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि आपकी सोच और अनुभव इस कहानी को और भी खास बनाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इसने आपके दिल को छुआ हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सपना की कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही भावनात्मक, प्रेरणादायक और दिल को छूने वाली कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, ज़िंदगी बदलने के लिए होती हैं। मैं हूँ सपना और ये थी मेरी आज की कहानी। धन्यवाद।